ग्राम पंचायतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायतें क्या हैं। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है ग्राम प्रधान, जैसे मध्य प्रदेश में सरपंच, बिहार में मुखिया और महाराष्ट्र में पाटिल और गुजरात में पटेल के नाम से जाना जाता है। आखिर इतना ग्लैमर क्यों है इस पद में? आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं इसमें लाखों करोड़ों रुपए का आदमी खर्च कर देता है। आखिर इतना पैसा क्यों खर्च करता है? ऐसा क्या है इस पद में? मतलब एक बहुत छोटी सी इकाई है प्रशासन की, जो एक छोटी सी इकाई है। अगर इस छोटी सी इकाई में ऐसा क्या है एक्चुअली में, इस वास्तविक रूप से देखा जाए तो ग्राम पंचायत के पास बहुत अधिकार होते हैं अपने स्थानीय प्रशासन के लिए। उन अधिकारों को समझने की आवश्यकता है और किस प्रकार से ग्राम पंचायतें चलती हैं, किस प्रकार से वो कार्य करती हैं, किस प्रकार से उनकी समितियां चलती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं तो किस प्रकार से आप जो है ना यहाँ पर कार्य करते हैं, आपके अधिकार क्या हैं, सरपंचों के अधिकार क्या हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 1992 में ग्राम पंचायतों की संरचना को विस्तार दिया गया था और इसके लिए 16 आर्टिकल संविधान में जो है ना शामिल किए गए थे। आर्टिकल 243 और 243 ABCD इस टाइप से जो है ना 16 आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों के विकास के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें उत्तरदायी माना गया था। और ये माना गया था कि ग्रामीण संरचना आपस में मिलके जो है ना एक आपस में एक तरह से गवर्नमेंट बना के, एक संगठन बना के और जो है ना ग्रामीण विकास के लिए कार्य करेगी। बहुत सारी संभावनाएं होती हैं इसके विकास की। अगर ग्राम का सरपंच या प्रधान जो है जागरूक है, ग्राम की जनता अगर जागरूक है तो इसकी बहुत सारी गुंजाइश होती है विकास की। उन्हें जो है ना आत्मनिर्भरता इतनी प्राप्त हो जाती है कि उन्हें किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार के ग्रांट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो चाहें तो अपना ही खुद रेवेन्यू इतना कलेक्शन कर सकते हैं कि गांव को एक आदर्श गांव के रूप में तब्दील कर सकते हैं और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य, पेयजल, मकान, ये सारी की सारी सुविधाएं आत्मनिर्भर होकर वो खुद भी कर सकते हैं, बशर्ते एक जुनून की और अपने अधिकारों की पहचान की और संवैधानिक उनके जो अधिकार होते हैं उनकी पहचान की और एक जिज्ञासा और एक उस सिस्टम में काम करने के तरीके की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है ना हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है उसी प्रकार से प्रधान और उसकी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, उसकी अपनी समितियाँ होती हैं, उसका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है, वो कार्य करता है। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये ग्राम पंचायतें चलती। तो देखो ग्राम पंचायतें जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 स्तरीय हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत थी और जो मध्य स्तर पर वो क्षेत्र पंचायत थी या खंड पंचायत या इसी को ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं और इसके बाद ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत थी। देखो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान की अपनी कुछ शर्तें होती हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है ना ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। और जो ब्लॉक को पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके मतलब जो ब्लॉक के सदस्य होते हैं, जो पहले सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसके बाद जो है ना वो सदस्य अपने ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। और ऐसा ही जिला पंचायत में जैसा ब्लॉक पंचायत में है। तो एक और है कि जैसे क्या 3 स्तरीय संरचना सभी राज्यों में, तो ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में मतलब इस प्रकार से कहा गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में जो मध्य है ब्लॉक पंचायत वो नहीं होगी, यानी ग्राम पंचायत होगी और जिला पंचायत होगी। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहाँ पे तीनों स्तर पाए जाते हैं। हम केवल बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो जो है ना एक तरह से पदेन जो है वो सदस्य होता है क्षेत्र पंचायत का। हालांकि वो वैसे चुन के नहीं जाता है लेकिन उसको पदेन सदस्य होता है क्षेत्र पंचायत का। क्षेत्र पंचायत की मीटिंग में जो है ना एज ए मेंबर्स वो जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना पक्ष दे सकता है, अपना जो है ना मतलब मत देने का भी अधिकारी होता है वो। और क्षेत्र पंचायत को जो सदस्य होता है वो ऑटोमेटिक, क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो ऑटोमेटिक सदस्य होता है जिला पंचायत का। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में उस क्षेत्र का जो सांसद होता है, उस क्षेत्र का जो विधायक होता है और राज्य का जो
मतलब राज्य का या उस क्षेत्र से जो राज्यसभा से चुना हुआ सदस्य होता है वो, और जो काउंसिल से चुना हुआ, काउंसिल के लिए मतलब राज्य की जो विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके लिए जो चुना हुआ सदस्य होता है, ये दोनों स्तरों पे मतलब जिला स्तर और खंड स्तर पे जो है ना वो लोग इनके पदेन सदस्य होते हैं। इनकी मीटिंगों में भाग ले सकते हैं, इनको सजेस्ट कर सकते हैं और उसमें जो है ना मीटिंगों में मत देने का अधिकार रखते हैं। यहाँ तक अपन ने समझा है, आप इस बात को समझ रहे हैं ना। मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है, मैंने आपको बताया है कि ग्राम पंचायत क्या होती है, मैंने आपको बताया खंड पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत क्या होती है, मैंने आपको बताया जिला पंचायत क्या होती है, मैंने आपको बताया कि प्रधान, शायद उसे पता ना हो, प्रधान जो है ना खंड पंचायत में एक तरह से पदेन सदस्य होता है, वो उनकी मीटिंगों में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही जो है ना ब्लॉक अध्यक्ष जो होता है, ब्लॉक प्रमुख जिसको बोलते हैं, वो पदेन सदस्य जिला पंचायत में होता है, वो उनकी मीटिंगों में भाग ले सकता है। और मैंने आपको ये बताया कि जो खंड और जिला पंचायत होती है इनमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए मेंबर्स, तो जो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य और काउंसिल का सदस्य, ये लोग जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी सी चीज़ अपन समझ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो इन सभी पंचायतों में मतलब जो बैठकें होती हैं, बैठकों का तरीका क्या होता है, तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है ग्राम सभा और एक होती है ग्राम पंचायत। देखो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। सबसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत नहीं होती। ग्राम सभा में वो सभी मेंबर शामिल होते हैं जो उस ग्राम की वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। और सबसे ताकतवर संस्था ग्राम पंचायत की यही मानी जाती है, ग्राम सभा। और जो अब तक लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो वहाँ के वोटर होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और वोट देते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा कितना वैल्यूज़ है वहाँ पे, कितना हमारा वोट का वैल्यूज़ है हमारा, हम अपना मत प्रदर्शित कर सकते हैं और बाकायदा मीटिंगें होती हैं। तो इसको हम जो है ना आपकी केंद्रीय कार्यकारिणी यानी केंद्रीय एग्जीक्यूटिव पावर से, और मतलब कहने का मतलब है कि जो केंद्र का मंत्री परिषद है, जो केंद्र की कार्यपालिका है और जो गांव की जो कार्यपालिका है, उसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में अपनी सरकार होती है, राज्य में अपनी सरकार होती है, उसी प्रकार से गांव में प्रधान की अपनी सरकार होती है। बाकायदा उसकी कमेटियां होती हैं, बाकायदा उसके मेंबर्स होते हैं, बाकायदा उनके अधिकार होते हैं, अलग अलग समितियाँ होती हैं, अलग अलग उनके वर्क होते हैं, बाकायदा वैसी मीटिंग होती है, जैसी सेशन होता है, सत्र होता है। जैसे सत्र होता है लोकसभा में साल में 2 बार, ऐसे ही सत्र होता है ग्राम सभा में। ये चीज़ें हो सकता है कागजों में चलती रहती हूँ, हो सकता है आपको ये जानकारी ना हो सकता जो व्यक्ति पार्टिसिपेट किया, हो सकता जो इलेक्ट हुआ, हो सकता उसे भी जानकारी ना हो, ये सब कागजों में चलती रहती हूँ, लेकिन वास्तव में संवैधानिक अधिकार उनको दिए गए हैं, भले ही वो अपने उन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग ना कर सकें। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम सभा कितनी मतलब वोटरों पर बनाई जा सकती है, तो इसके लिए प्रोविज़न है कि अगर ग्राम सभा में 200 वोटिंग लिस्ट है, 200 से कम है, तो फिर एक ग्राम सभा नहीं बनाई जाएगी, उसे किसी के साथ अटैच किया जाएगा। उस जो छोटा सा कुनबा है ना, उसे किसी के साथ अटैच किया जाएगा। अगर उसकी जनसंख्या आई मीन्स काउंटिंग 200 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एक ग्राम सभा बन सकती है, यानी एक ग्राम सभा बना। हो सकता है 2 गांव को छोटे छोटे मिला के एक ग्राम पंचायत हो, या एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है 3 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता कोई बड़ा गांव हो तो एक गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत हो सकता कोई बहुत बड़ा गांव हो तो एक ही गांव के लिए 2 ग्राम पंचायत हो, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब ये जनसंख्या के आधार पर डिनोट किया गया है। अब बात आती है कि जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स कैसे होते हैं, तो देखो अगर किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 है तो उसमें 10 वार्डों में उसका डिवीज़न किया गया है कि 10 वार्ड होंगे और 10 वार्डों मतलब उसके बाद 10 वार्ड होंगे तो 10 सदस्य चुने जाएंगे। आमतौर पे गांव में ये सदस्य जो है ना निर्विरोध चुने लिए जाते हैं या ऐसे ही नाम नॉमिनेट होते कि चलो तुम उधर से उस वार्ड से सदस्य हो गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि जहाँ एक ही वार्ड में टकराहट होती तो वहाँ बाकायदा चुनाव होता है और बाकायदा चुनाव होता है उस वार्ड सदस्य का गाँव के, तो चुनाव में जो जीतता है वो उसी हिसाब से जो है ना वयस्क मतदाता के
आधार पर मतदान होता है और उसी हिसाब से उसे इलेक्ट किया जाता है। जिन गांव की जनसंख्या 2000 होती है तो वहाँ पे 11 वार्ड में डिवीज़न होता है, जिनकी 3000 होती है तो वहाँ पे 15 वार्ड में उनका डिवीज़न होता है। तो 15 वार्ड में डिवीज़न होता है तो इस प्रकार से उन्हें वार्डों में भी डिवीज़न किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम सभा की जो बैठक है, देखो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग समझना है। ग्राम सभा अलग होती है, ग्राम पंचायत अलग। ग्राम सभा वो होती है जिसमें सभी वोटर शामिल होते हैं और ये ताकतवर एक संगठन होता है गांव का। ग्राम पंचायत वो होती है जिसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं और प्रधान होता है और इसके बाद कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये इनका जो सिस्टम है ये ग्राम पंचायत कहलाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ग्राम सभा की। ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। तो देखो हमारे यहाँ जो लोकसभा का सत्र है वो 2, मतलब जो संसद का सत्र है वो संसद का सेशन मतलब सत्र जो है ना साल में कम से कम 2 बार, साल में 2 बार होता है कम से कम। वैसे तो हमारे यहाँ 3 बार होता है कि एक हमारा ग्रीष्म सत्र होता है, एक हमारा बजट सत्र होता है, एक हमारा शीत सत्र होता है, सेशन बोलते हैं उसे। और यहाँ पे गांव में भी ऐसे विधान है कि कम से कम ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होना चाहिए। इन दोनों बार बैठकों में जो है ना 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो ऐसे ही वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा समय ना हो एक बैठक में, ठीक है ना। ये सेशन चलता है, इसी प्रकार से यहाँ बैठक का भी सेशन चलता है। और जब बैठक होती है ग्राम सभा की तो इसकी सूचना जो है ना 15 दिन पहले सभी सदस्यों को देना पड़ती है ग्राम प्रधान के द्वारा कि बैठक है फलाने दिन, आप सभी लोग आइए। और 15 दिन पहले ये सूचना दी जाती है। ग्राम प्रधान बैठक बुलाता है, वो बीच में कभी भी ग्राम प्रधान जो है ना बैठक बुला सकता है। और जब ये बैठक बुलाई जाती है तो उसमें अपनी जो समस्या हैं वो रखी जाती हैं, विकास कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है और इस प्रकार से जो है ना वो मतलब पूरे गांव के विकास के संदर्भ में कार्य किया जाता है। तो इन बैठकों में ही निर्णय होता है और इन्हीं से जो है ना ये पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं से जो है ना कार्यों का संचालन चलता है। जिला पंचायत जो अधिकारी होता है वो भी जो है ना या क्षेत्र पंचायत के द्वारा सूचना देकर, जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा राज्य अधिकारी होता है या क्षेत्र पंचायत के द्वारा सूचना देकर जो है ना कभी भी लिखित रूप से सूचना दी जाती है और कभी भी बैठक की मांग की जा सकती है कि बैठक कराई जाए। और इस चीज़ की जो है ना सूचना 30 दिन के मतलब अगर लिखित में जो सूचना दे दी गई है तो 30 दिन के अंदर जो है ना बैठक को बुलाना पड़ती है। और जिस प्रकार से 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे तो ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बैठक का एक मुद्दा होता है कि बैठक क्यों बुलाई जाए। लिखित में सूचना का मतलब होता है कि आप किस मुद्दे पे बैठक को बुलाना चाहते हैं, वो इस प्रकार से सूचित किया जाता है और उन मुद्दों पर विचार किया जाता है बैठक में बाकायदा। और जो प्रधान बैठक अगर आयोजित नहीं करता है, मान लो प्रधान अगर बैठक को कॉल नहीं करता है या बुलाता नहीं है, तो जो जिस तारीख को सूचना मांगी गई है उस तारीख से 60 दिन के भीतर जो है ना प्रधान को बैठक बुलाना पड़ेगी। और जब बैठक बुलाई जाती है प्रधान के द्वारा तो यहाँ पे भी देखो गढ़ पूर्ति होती है, कोरम बराबर होता है। जैसे हमारी लोकसभा में राज्यसभा में गढ़ पूर्ति होती है। गढ़ पूर्ति कोरम का मतलब होता है कि जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों से अगर कह दिया कि वहाँ पे 10% की गढ़ पूर्ति होती है या 20% की होती है, कहने का मतलब है कि 50 बच्चों में अगर 5 बच्चे आज क्लास में आए तो आज क्लास चलेगी, 5 प्लस क्लास में आए तो आज क्लास चलेगी, 5 से कम बच्चे आए तो इसका मतलब गढ़ पूर्ति नहीं है, आज क्लास का कार्य संचालन नहीं होगा, छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार से लोकसभा में होता है कि टोटल सदस्य जो लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं उनके कुल सदस्यों का अगर 10% सदस्य लोकसभा में उपस्थित होते हैं तो आज लोकसभा की कार्रवाई होगी। अगर 10% से कम होते हैं तो इसका मतलब गढ़ पूर्ति नहीं है, कोरम नहीं है, तो आज लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। ऐसे जो है ना ग्राम सभा की बैठक के लिए जो गढ़ पूर्ति रखी गई है 20% या 1/5 भाग रखी गई है जितने सदस्य होते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा में मान लो किसी ग्राम सभा में 1000 वोटर हैं और 1000 वोटर हैं तो 1000 का जो 20% है तो इसका मतलब होता है 200 लोग अगर ग्राम सभा की बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 200 प्लस लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैठक में,
तो आज ग्राम सभा की कार्रवाई होगी, और अगर 200 से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ग्राम सभा की कार्रवाई नहीं होगी। ये गढ़पूर्ति माना जाता है। और इसके बाद अगर मान लो गढ़पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्या हो सकता है? अगर गढ़पूर्ति नहीं होती है तो दरबार बैठक का आयोजन किया जाता है। दरबार बैठक एक नाम दिया गया है उसे कि दरबार बैठक का आयोजन होगा। क्यों? क्योंकि पिछली जो बैठक में गढ़पूर्ति नहीं हुई थी, तो जब दरबार बैठक को बुलाया जाता है या दरबार बैठक का आयोजन होता है उसमें हमें गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जिन मुद्दों पे हम विचार करना चाहते हैं उन मुद्दों पे जितने लोग आते हैं उन मुद्दों पे जो है ना विचार करके जो है ना उसके निर्णय लिए जाते हैं। ये ग्राम सभा का अपना एक महत्व होता है। और यहाँ पर अगर प्रत्येक ग्राम में एक अध्यक्ष होता है जिसे हम ग्राम प्रधान बोलते हैं या मुखिया बोलते हैं। ग्राम सभा की आबादी के बारे में मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं ग्राम पंचायतों की। ये तो थी ग्राम सभा का रोल। आप ग्राम सभा को समझिए ना, ग्राम सभा में आप भी शामिल हैं, आपके भी कुछ अधिकार हैं, आपको भी जाना चाहिए, आपको भी अपने प्रधान से बोलना चाहिए कि भाई क्या कार्रवाई चल रही है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक जो है ना ये सिस्टम मैकेनिज्म जो है ना ऐसी लाभ उठाता रहेगा। जब आप जागरूक होंगे, जब आप समय समय पर जो है ना विचार करेंगे, ऐसी बैठकें आप अपने हिसाब से आयोजित करवाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से बैठकें आयोजित होंगी। आप संडे को फ्री रहते हैं तो आप संडे को बैठक आयोजित करवा सकते हैं कि नहीं रविवार को ही बैठक होगी। इस प्रकार से आप जो है ना उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। आपको जो शासन के द्वारा जो है ना ग्राम पंचायतों को गजट आता है या शासन के द्वारा जो भी निर्देश आते हैं उन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। उन निर्देशों को ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत पूरा, अब ग्राम पंचायतें पूरी जो है ना ऑनलाइन हो गई हैं। सब कुछ ब्यौरा आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, आपके सदस्यों का ब्यौरा, हर चीज़ आपको नॉलेज जो है ना ऑनलाइन से मिल सकती है। आपके यहाँ कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य में बजट कितना आया था, खर्च कितना हुआ, ये सारे ब्यौरे आपको मिल सकते हैं। आप वहाँ से अचीव कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है ना ले सकते हैं ब्यौरे। और आप जो है ना उन ब्यौरों पे जो है ना जो होता है उस पर आप कटाक्ष कर सकते हैं कि कैसे खर्च हुआ है। आप इस प्रकार से खुला आमंत्रण है सरकार के लिए, खुला आमंत्रण है न्यायालय के लिए, आपके लिए, आप खुले रूप से जो है ना इस प्रकार की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप ग्राम प्रधान से लड़ें या ग्राम प्रधान से इस प्रकार की कोई वार्ता करें या उस पर दबाव डालें। मेरा है कहने का अर्थ ये है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा अपने विकास के लिए, क्योंकि अब तक आप जागरूक नहीं थे इसलिए ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहा, ये सिस्टम मनमानी तरीके से चलता रहा। यदि आप जागरूक होते हैं तो आप बेहतर विकल्प तलाश सकते हैं अपने विकास के लिए। आप ग्रामीण क्षेत्रों को एक आदर्श गांव बना सकते हैं। आप में इतनी ताकत है, आपकी ग्राम पंचायत में इतनी ताकत है कि आप सपनों का महल बना सकते हैं उस गाँव को। और ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, बहुत सारे जो लोग हैं विदेशों में जो पढ़ के आए हैं उन्हें लगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने उस गांव को सपनों का गांव बना दिया। मतलब उस गांव में बेहतरीन सड़क हैं, बेहतरीन नालियां हैं, बेहतरीन बिजली व्यवस्था है, बेहतरीन पावर प्लांट हैं, उनके अपने पावर प्लांट हैं, बेहतरीन पेयजल व्यवस्था है, सबके पास बेहतरीन मकान है, मकानों का एक अपना ढांचा है, गार्डन है, आपके घर घर में गार्डन है, पेड़ लगाए गए गांव में। और जो आपकी बंजर भूमि थी या संसाधनों को जो सरकार दोहन करती थी उससे उन्होंने जो है ना रेवेन्यू की मांग की, एनओसी के उसमें जो है ना अपने हिस्सेदारी की मांग की, और अपने ही गांव पे वो कर लगाते हैं, अपने गांव के लोगों को रोजगार देते हैं, गांव में ही मार्केट उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए। देखो, अगर कोई जागरूक ग्राम पंचायत है और अगर गाँव के लोग खेती कर रहे हैं तो उसमें इतनी ताकत होती है कि जो कृषि उत्पाद आ रहा है या जो छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज उसने लगवाए हैं प्रत्येक घर में, हर व्यक्ति को रोजगार जो दिलवाया है, हर रोजगार के लिए वो गांव में ही मार्केट उपलब्ध कराता है, गांव में ही व्यापारी आता है, गांव से ही आपके प्रोडक्ट को लेके जाता है और वो अन्य बाजार में प्रोडक्ट को बेचता है। इसके लिए जो है ना गांव एक कोऑपरेटिव टाइप की संस्थाएं भी खड़ी करती है। गांव हस्तशिल्प कला के विकास के लिए भी संस्थाएं खड़ी कर सकती है ग्राम पंचायत, और इसके लिए जो है ना आपको वहीं मार्केट भी मिल सकता है, आपका दुग्ध उत्पाद वहीं से खरीदा जाएगा, आपको बेहतर मूल्य दिलवाया जाएगा, आपको बेहतर सब्सिडी दिलवाई जाएगी। अगर आप इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं और सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, वो फंडिंग में आनाकानी नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस गांव के सदस्य, इस गांव की पंचायत बहुत जागरूक है, वो न्यायालय चली जाएगी
या वो जो है ना कहीं और चली जाएगी या सिस्टम से कंप्लेन करेगी, ऊपर तक कंप्लेन करेगी, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हो जाती है। उसकी लोकप्रियता के कारण दबाव में सरकार आती है, उनकी फंडिंग को कभी रोकती नहीं, उनकी फंडिंग लगातार बनी रहती है। उनका जो ग्रांट मिलता है उस ग्रांट को रोका नहीं जाता है, उनके ग्रांट लगातार बनी रहती है, उसमें जो है ना कहीं कोई रिश्वत की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ का जागरूक होता है। तो आप भी वहाँ के जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं, आप भी सिस्टम को ऐसे चला सकते हैं, आप भी अपने जो है ना अपने जो भी आपके प्रधान है आप उनको समझा सकते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं। तो वो ग्राम पंचायत का बहुत अधिकार होता है। ग्राम पंचायत का अधिकार इतना होता है कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी थानेदार, कोई भी गवर्निंग पावर, कोई भी सिस्टम बिना आपकी एनओसी की, बिना आपकी परमिशन के गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ग्राम न्यायालय भी बताऊंगा, आपके न्यायिक अधिकारों को भी बताऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक गाँव में एक ग्राम प्रधान होता है, ये मैंने आपको बताया। अब ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? देखो, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा जो निर्वाचित कार्यपालिका मानी जाती है। अब देखो ना, ग्राम सभा है, ग्राम सभा के द्वारा जो निर्वाचित यानी इलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव है, निर्वाचित जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से मतलब होता है कार्य करने वाली काउंसिल या कार्य करने वाली परिषद, ये कार्यपालिका कहलाती है। तो हमारी एग्जीक्यूटिव कौन कहलाती? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाई हमारी जो संसद की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। कॉमन भाषा में प्रधानमंत्री और उसके मंत्री जो होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। ऐसी गांव की अपनी मंत्री परिषद जो होती है वो ग्राम पंचायत कहलाती है। उसके पास बहुत सारे राइट होते हैं, बहुत व्यवस्थित राइट होते हैं, संविधान उसको बहुत अधिकार दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कार्यपालिका है इसका गठन जो है ना प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसका पहली बैठक जो है ना, मतलब जब इसका कार्यकाल जो होता है वो जो पहली बैठक होती है ग्राम पंचायत की, उसके 5 वर्ष तक होता है, यानी 5 साल तक जो है ना वो कार्य करती है। तो आप जानते हैं प्रधान का कार्यकाल भी 5 साल तक होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से मान लो 6 माह रह गए, या यानी 5 वर्ष तक उसकी एक तरह से एग्जीक्यूटिव, देखो सरकार जो है ना, सरकार जैसे होती है, सरकार अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। ऐसी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ग्राम पंचायत गिर जाती है। मान लो 5 साल तक जो है ना ग्राम पंचायत चलती रही तो कोई बात नहीं, अगले 5 साल के लिए फिर चुनाव होंगे, और अगर 5 साल के पहले ग्राम पंचायत में मतलब उसे विघटित किया जा सकता तो हाँ किया जा सकता है। देखो हमारे यहाँ रिकॉल सिस्टम है, रिकॉल सिस्टम का मतलब होता है वापस आ जाना है, और यहाँ पे अविश्वास का भी मैटर है, अविश्वास प्रस्ताव भी है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि अगर ग्राम पंचायत को कार्यकाल पूरा करने में 6 महीने रह गए हैं तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ग्राम पंचायत को विघटित कर सकते हैं, उसका दोबारा चुनाव करवा सकते हैं। ग्राम पंचायत ने 2 साल तक काम कर लिया है, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया तो फिर जो है ना उसका पुनर्गठन किया जाएगा, उस ग्राम पंचायत को रिजाइन करना पड़ेगा, यानी प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। इसमें देखा ये जाएगा कि कैसे रिजाइन करना पड़ेगा, कैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है। ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो बैठक प्रत्येक माह में एक बार बैठक होना चाहिए ग्राम पंचायत की। देखो वो ग्राम सभा की बैठक थी, ये ग्राम पंचायत की बैठक है, ये कार्यपालिका की बैठक। हर माह में कम से कम एक बार बैठक होना चाहिए, और जल्दी भी बैठक, कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है, मतलब माह में 3 बार भी बुलाई जा सकती है। लेकिन जब माह में एक बार बैठक हो गई है और दूसरी बार या तीसरी बार आप बैठक बुलाना चाहते हैं तो इस बात की सूचना जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, यानी उनकी जो कार्यपालिका काउंसिल होती है तो उसके सूचना जो है ना 5 दिन पहले जो है ना सदस्यों को दी जाती है कि बैठक है, आप आइए। और एक एग्जीक्यूटिव पावर है, एक काउंसिल क्रीम पावर है, तो 5 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप आइए और बैठक है। और इस बैठक को जो है ना प्रधान बुला सकता है, उप प्रधान भी बुला सकता है, कोई भी बुला सकता है, मतलब उप प्रधान और प्रधान बुला सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य, देखो ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात कर रहा हूँ मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा हूँ। यदि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करके, लिखित रूप से हस्ताक्षर करके बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो ग्राम प्रधान को 15 दिन के अंदर बैठक बुलाना पड़ेगी। ग्राम प्रधान को जो है ना 15 दिन के अंदर बैठक बुलाना पड़ेगी। यदि ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाते हैं तो यह निर्धारित होता है कि जो निर्धारित अधिकारी होता है या पंचायत की बैठक जो निर्धारित अधिकारी होता है वो पंचायत की बैठक बुला सकता है। इस बैठक में जो बैठक बुलाई जाती है इसका कोरम जो है ना, जो कोरम यानी गणपूर्ति 1/3 होता है, यानी ग्राम पंचायत के जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य इसमें शामिल होना अनिवार्य है।
ये उसकी गढ़पूर्ति रखी गई है। वहाँ पे देखो 20% ग्राम सभा के लिए गढ़पूर्ति रखी गई है। यहाँ पे देखो 1/3 गढ़पूर्ति रखी गई कि 1/3 सदस्य जो है ना वो आना अनिवार्य है। जब 1/3 का अगर अभाव होता है, मान लो 1/3 सदस्य नहीं आते हैं तो बैठक नहीं होगी, तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। दोबारा सूचना देकर जब बैठक बुलाई जाती है तो फिर गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है ना, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में जो है ना उप प्रधान करता है, या उप प्रधान की अनुपस्थिति में जो है ना जो चुना हुआ ग्राम पंचायत से जो चुना हुआ व्यक्ति होता है वो इसमें जो है अध्यक्षता कर सकता है। मतलब जैसे ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई और ग्राम पंचायत की जब बैठक बुलाई गई तो वहाँ पे मान लो ये दोनों अनुपस्थित हैं, ग्राम प्रधान भी अनुपस्थित है, उप प्रधान भी अनुपस्थित है, तो फिर ये जो है ना ये वहीं आपस में एक सदस्य चुन लिया जाता है अध्यक्षता के लिए और वो जो है ना उसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आता है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में क्या है, जिस प्रकार से न्यायिक विधान कार्य करते हैं उसी प्रकार से जो है ना ग्राम न्यायालय भी स्थापित किया गया है। अप्रैल 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक अमेंडमेंट पारित करके जो है ना ग्राम न्यायालय के लिए ग्राम स्तर पर जो है ना ग्राम न्यायालय का विधान लाया गया था। ग्राम न्यायालय क्या है, कहने का मतलब ये है संगीन अपराधों को छोड़कर छोटे छोटे जो अपराध होते हैं, छोटे छोटे जो वाद होते हैं, छोटे छोटे जो विवाद होते हैं, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं जिनमें बार बार पुलिस को कंप्लेन की जाती है और इसके बाद कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, तो इन मुकदमों के निपटारे के लिए हमने एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की है। इस ग्राम न्यायालय में वहाँ पर जो है ना ग्राम न्यायालय का गठन किया जाता है। ये ग्राम न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह जो है ना यानी त्वरित न्याय विधान की तरह ये काम करते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो। जैसे ग्राम न्यायालय में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों का पक्ष सुना जाता है और दोनों पक्षों का पक्ष सुन के उनकी समस्याओं के समाधान और मध्य का रास्ता निकाला जाता है। मध्य का रास्ता निकाल के उनके समस्याओं को वहीं खत्म किया जाता है और इसके बाद दोनों के हस्ताक्षर कर लिए जाते, दोनों को संतुष्ट किया जाता है। और खास बात यह है कि ग्राम न्यायालय में जब एक बार निर्णय हो जाता है तो इसकी अपीलीयता नहीं होती, अपीलीयता खत्म हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना एक बात का और ध्यान रखा गया है कि ये क्यों लाया गया ग्राम न्यायालय जो है ना, इसलिए लाया गया कि जो अदालतें थी, अदालतों में बहुत सारे मुकदमे भरे पड़े हैं। इन मुकदमों के वर्डन को कम करने के लिए जो है ना ग्राम न्यायालय की अवधारणा सामने आई कि जो छोटे छोटे मुकदमे हैं जिनकी मतलब बरसों तक चलते रहते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, इन मुकदमों से कम अदालतें वर्डन कम हो। तो यहाँ गांव के मुकदमे गांव में ही अगर निपटा दिए जाएं, दोनों पक्षों को सहमति से यहाँ पर निर्णय ले लिए जाएं तो अदालतों का वर्डन कम हो जाएगा। और अदालतों को वास्तव में जिन बड़े मुकदमों पर निर्णय देना है, जिन बड़े मुकदमों की सुनवाई करना है, तो उन्हें बड़े मुकदमों पर जल्दी सुनवाई कर लेंगे वो। तो त्वरित न्याय की जो अवधारणा है देश की, वो त्वरित न्याय की अवधारणा जो न्यायालय की है वो कारगर साबित होगी। वो जल्दी व्यक्तियों को न्याय मिलने लगेगा। आपने देखा होगा देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का न्याय होता है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और पर 20 साल बाद न्याय मिला आपको, आप जो है ना शोषण के शिकार होते रहे, तो एक तो आप शोषण के एक अपराध हुआ है आपके ऊपर और वो अपने 20 साल तक आराम से ऐश करता रहा और 20 साल बाद आपको अगर न्याय मिला है तो एक तरह से 20 साल तक आप उस न्यायालय में के दरवाजे खटखटाते रहे, उस न्यायालय में बार बार जाते रहे। आपको कितना अवसाद हुआ होगा, कितना मानसिक तनाव हुआ होगा। ये एक प्रकार का ये अन्याय है। इसी अवधारणा को कारगर बनाने के लिए जो है ना इन अदालतों का जो है ना या ग्राम न्यायालय को इजाद किया गया था। अब अगले चरण में आपको मैं ग्राम पंचायतों का निर्वाचन, यानी ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। ग्राम पंचायतों के लिए मतलब जो ग्राम का प्रधान होता है, ग्राम के जो वार्ड मेंबर होते हैं और इनकी निर्वाचन प्रणाली के लिए कौन जिम्मेदार है और जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके कृत्य कार्य क्या होते हैं, ग्राम प्रधान के कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके सेकंड पार्ट में आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए इसको समझने की। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इससे आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं आपके जो है ना उस प्रॉब्लम का जो है ना जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगले चरण में मिलते हैं आपसे।